हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने फिफ्थ जो आपका चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने कल काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। डिफ्यूज़न कर लिया था, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, ये अपन ने कर लिए थे। अब अपना नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस, यानी कि जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन, दोनों अपोजिट या उल्टी रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, जो आपको थर्ड वाली जो डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में आप देखो कि यदि किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हाइपरटोनिक मतलब कि उसमें जो है जैसे ग्रेप्स है, तो उस ग्रेप को अगर हम हाई कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में करते तो वो सिकुड़ जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे एक एग्जांपल तो आपको आरबीसी का दे रखा है और एक प्लांट सेल का दे रखा है। तो अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति परासी विलयन में रखें तो ये क्या करती है, वाटर इसमें से या जल इसमें से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो जीव द्रव्य जो है वो क्या हो जाता है, कुंचित हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस। अब यहाँ पे देखो, आपको तीन चीज़ें बहुत ढंग से या कंपेयर करके करनी है। एक तो है अपने पास ऑस्मोसिस, एक है हमारे पास में प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस, और एक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो जैसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं इसकी कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है। हमें जो डेफिनेशन देनी है वो किस में करनी है, कंपेयर करके हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, या आरबीसी है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और बाहर की कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर बाहर वाले विलयन में ज़्यादा सॉल्यूट होंगे तो वाटर मूव करेगा और अंदर से बाहर आ जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है। दूसरा आप उसको क्या कहोगे, क्योंकि वो सिकुड़ गया, वहाँ पे पानी कम हो गया, श्रिंक हो गया, तो प्लाज्मोलिसिस। और अगर अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा है, वो हाइपरटोनिक है, यानी कि वहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपर है। तो ये जो है, ये तीनों चीज़ अगर आप साथ लेके चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरी कंडीशन आप देखो, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी कि अब जो बाहर सॉल्यूशन है और हमारे पास जो सेल है या आरबीसी है, उन दोनों के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है, सेम है। तो जब सेम होगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है नॉर्मल कंडीशन। फिर उसके बाद में हमारे पास में तीसरा है हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक से अपोजिट हो गया। अब ये जो हाइपोटोनिक है इसमें जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और जबकि जो अंदर वाला है, चाहे तो हम अगर प्लांट सेल का देते हैं तो प्रोटोप्लास्ट है, एनिमल सेल या आरबीसी का हम देखते हैं तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, सॉल्यूट की ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में वाटर को ये एब्जॉर्व करेगा। तो अपन क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। तो सेल क्या हो रही है, फूल रही है। फूल मतलब टर्जिट, यानी कि फूली हुई। तो और अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और अगर हम वैसे देखें तो ये हम अपना क्या कहलाएगा, डी प्लाज्मोलिसिस। अगर हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर वो एब्जॉर्व करेगी, एंडोऑस्मोसिस होगा, और वो वापस से अपनी कंडीशन में आ जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी या टर्जिट स्टेज में आ जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलिसिस। तो ये आपको तीनों चीज़ है वो कंपेयर करके चलनी पड़ेगी ताकि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो, इसमें भी वही कंडीशन है। मैं डायग्राम से इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखो, पहली जो कंडीशन है उसमें सेल किस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि पानी बाहर जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, और जिसके कारण जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है,
प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस हो रही है, यानी कि सिकुड़ रहा है। दूसरी जो हमारे पास में वो आइसोटोनिक है, जितना आ रहा उतना बाहर निकल रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ी, जिस कंडीशन में सेल रहती है उसी कंडीशन में। फिर उसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है जिसे हाइपोटोनिक बोलते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि सेल क्या हो रही है, फूल रही है, टर्जिड हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर से जो है वाटर अंदर एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। अब देखो नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात तो कि इस कंडीशन में हम किसी भी सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, वो हमें पता लग जाता है कि कितनी आवश्यकता है। उसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं किस तरीके से जो है मृत हो जाती हैं अगर हम इसको किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कभी कभी जो फील्ड होते हैं जहाँ पे कि क्रॉप्स लगी हुई होती हैं, तो उन क्रॉप्स के साथ में वीड्स भी उग जाती हैं, यानी कि खरपतवार भी उग जाती हैं। तो उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन वहाँ डालते हैं, नमक का विलयन डालते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो उनसे पानी बाहर निकल जाता है और उनकी सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो है यहाँ पर डीप प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस द्वारा हम इन वीड्स को समाप्त कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स हैं उनमें यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो दिया जाता है, और उसको देने के बाद में उसमें खूब सारा पानी दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है, अगर आप यूरिया दे रहे हो तो अगर पानी नहीं दे रहे हो तो वो पूरा का पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस कारण हो रही है, प्लाज्मोलिसिस, जिससे कि वाटर कम होने के कारण जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। अब देखो एक और इसमें है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वो डायग्राम भी आप देख लो कि कोई भी सेल है। अब जैसे इसमें आपके इसमें हाइड्रा की पत्ती दे रखी है, तो यहाँ पे अपन एक सेल की कर रहे हैं, बाकी अनियन है उसकी सेल भी ले सकते हैं। तो उस सेल को हम थोड़े टाइम के लिए किसके अंदर रखते हैं, शुगर सॉल्यूशन में। और जैसे ही हम उसको शुगर सॉल्यूशन में देखते हैं, ये आप आगे प्रैक्टिकल करोगे भी, तो धीरे धीरे जो है उसका आपको सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन हटती हुई दिखाई देगी। और जो जैसे आप ए के बाद में बी स्टेज है, सी स्टेज है, और डी स्टेज में आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से हटके एक छोटे से गोले में आ गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, या जिसको आप प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस कह सकते हो। अब इसी को अगर अपन उल्टा चलें, अब ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है इसको अगर हम वापस से पानी में रख दें, तो ये वापस से उल्टी रिएक्शन चलेगी, धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करेगा और वापस से ए कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, डिफरेंट प्रेशर इन द सेल। अब ये जो देखो डेवलप्ड हो रहे हैं जो सेल के अंदर या कोशिका के अंदर, और आपके इसमें एक तो ऑस्मेटिक प्रेशर है, एक टर्गर प्रेशर है, एक डिफ्यूजन प्रेशर है, और फिर इनमें रिलेशनशिप है। लेकिन ये प्रेशर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें एक जगह लिखा हुआ है टर्जिड सेल और एक जगह लिखा हुआ है फ्लैसिड सेल। टर्जिड मतलब होती है स्फीत अवस्था, ठीक है, और जो फ्लैसिड होता है वो होती है मुरझाई हुई या सिकड़ी हुई। आपको दिख भी रही है, एक तो बिल्कुल गोल है और एक आपकी कैसी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस तरह के ये चीज़ आपको दिमाग में डाल के चलनी है कि जब नॉर्मल कंडीशन में सेल हो गई, यानी कि उसको वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो स्टेज है वो स्टेज क्या कहलाती है, टर्जिड। अगर आप पहली बात तो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, और अगर आप ज़बरदस्ती देते हुए, जैसे अपन आलू बॉईल करते हैं
तो एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा विसल आ जाती है तो आलू क्या हो जाता है, फट जाता है। तो जो एक विसल है उसमें तो टर्जिड हो गया, लेकिन आपने प्रेशर से और भी उसमें पानी एंटर कराया है तो उसकी जो बाहर वाला कवर है वो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि टर्जिड सेल में इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वैसे देख लो, जैसे आपको प्यास लग रही है, आपने एक गिलास पानी पी लिया, आप कोई कह नहीं 2 पियो 3 पियो, तो आप पीते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसा है कि नहीं अब मैं नहीं पी सकता। तो वो जो संतुष्टि वाली बात है या ओवर वाली जो बात है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। और दूसरी, जब आपको प्यास लग रही है तो आपको लग रहा है कि 1-2 गिलास पानी पी लें, तो वो जब वाली स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड स्टेज, जिसमें कि वाटर की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो, अब मैं आपको सारे इसमें जो भी आपके प्रेशर हैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन देखो, ये सेल के बाहर से अंदर की तरफ लगता है, इसीलिए डायग्राम में जिसमें सारे की सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या करता है कि जब कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अपनी सेल मेम्ब्रेन है, तो उसको उसका जो अंदर प्रोटोप्लाज्म है, उस प्लाज्म को जो बाहर सेल है उन दोनों के बीच में इसको अलग करता है, और इसी के कारण ये यहाँ पर दाब लगता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी सेल है तो उसको तो पानी चाहिए चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं ले ले जिससे कि वो सेल ख़त्म हो जाए। तो ये क्या करता है कि जब पानी पूरा हो जाता है तो उस समय इस प्रेशर के कारण पानी सेल के अंदर आना बंद कर देती है। तो सीधा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर डिपेंड करता है, या जैसे मान लीजिए कि ओपी प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि पराशर दाब किस पे निर्भर करता है कि विलय के अणुओं की संख्या कि विलयन में कितनी है। अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर कम होगी तो कम होगा। और ये जो प्रेशर दाब है, प्रेशर है पराशर प्रेशर, इसको ऑस्मोमीटर से अपन ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद में टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब। अब आप ये देखो कि ये अंदर से बाहर की तरफ सेल वॉल पे लग रहा है, यानी कि कोशिका भित्ति पर लग रहा है, और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा लगेगा तो सेल वॉल भी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए ये अंदर से बाहर की तरफ लगता है। और ये जब तक लगता रहता है जब तक कि इसमें वाटर आता है। अगर जब इसमें वाटर पूरा हो जाता है तो टीपी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फ्लैसिड में मैक्सिमम होगा और बाकी उसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसी के अपोजिट ये मान के चलिए कि एक तो है टीपी इक्वल टू WP, लेकिन WP क्या होगा, नेगेटिव। ये वो क्या कर रहा है, सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म पे लग रहा है। तो अपन क्या बोलते हैं कि टीपी इज इक्वल टू माइनस वॉल प्रेशर, यानी दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। इस वजह से जो है अगर टीपी बढ़ता है तो वॉल प्रेशर उसको क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे कि कोशिका भित्ति टूटती नहीं है। फिर उसके बाद में जो तीसरा है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ को हम कंपेयर करते हैं कि बाहर कैसा सॉल्यूशन है और अंदर कैसा सॉल्यूशन है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो डीपीटी जो वर्ड है उसको BC मेयर ने सबसे पहले यूज़ किया था, और इनके अनुसार क्या था कि जो प्योर वाटर है उस वाटर की डीपीडी हर समय क्या होगी, हाई होगी, उच्च होगी, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इस सॉल्वेंट में
कोई सॉल्यूशन मिलाएंगे वैसे वैसे डीपीडी क्या हो जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। तो हमें यहाँ पे दो के बीच में, एक तो हमारा शुद्ध विलायक है यानी प्योर सॉल्वेंट है, और एक हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो उन दोनों के मध्य जो अंतर है उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, डीपीडी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको लेते हैं। और डीपीडी का ही दूसरा नाम क्या है, चूषण दाब, या आप इसको सक्सेशन प्रेशर भी कहते हो। और डीपीटी अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ये यहाँ पे इसका है। तो इस तरीके से कि डीपी किस पे डिपेंड करती है, ओपी माइनस टीपी पे। तो ये अपने पास में इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो एक टॉपिक और इसमें मैं करवा दे रही हूँ, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर। अब यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, और इस डायग्राम में दो कंडीशन आपको दिख रही है। जहाँ पे 1.0 लिखा है उस समय तो सेल कैसी है, फ्लैसिड यानी सिकुड़ी हुई है। और जो आपको बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा है मिड के अंदर, वहाँ पे लिखा है सेल फुली टर्जिड यानी कि इस समय पूरी स्फीत अवस्था में पहुँच चुकी है। अब जब अपन जीरो कंडीशन पे देख रहे हैं, या एक मान लो ए कंडीशन पे अपन देख रहे हैं, तो उस समय जो है आपको अलग अलग प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्फीत दाब है या टर्गर प्रेशर है वो क्या है, ज़ीरो है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, मैक्सिमम। और डीपीडी भी हमारा क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वैसे वैसे जब ये स्फीत हो जाएगी तो स्फीत अवस्था के समय डीपीडी तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और प्रासरण दाब और जो स्फीत दाब है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये हमारा था। अगर हमारे पास में टीपी ज़ीरो है तो डीपीडी किसके बराबर है, ओपी, दोनों मैक्सिमम है। तो ये अवस्था कब है, ये अवस्था जब है जब सेल कैसी है, फ्लैसिड में। तो उसमें टीपी ज़ीरो है तो डीपीडी किसके बराबर हो रहा है, ओपी के बराबर। और जब ये स्फीत अवस्था में आ जाएगी तो उस समय हमारा डीपीडी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ओपी और टीपी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उस समय जीरो हो गए तो डीपीडी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके रिलेशन को याद रखना है। अब देखो अपन एक और छोटा सा टॉपिक इसमें है, जल विभव अवधारणा या हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब ये जो धारणा है वो आर.के. स्टेलियर ने दी थी, और इन्होंने जो है डीपीडी के स्थान पे इसको जल विभव को काम में लिया था। इनके अनुसार क्या है कि किसी भी जो प्योर वाटर है उस प्योर वाटर में कुछ फ्री एनर्जी होती है, और दूसरा जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, विलयन है, उसमें भी कुछ फ्री एनर्जी होती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल या जल विभव। और इसको अपन जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एक ग्रीक वर्ड है या ग्रीक आप सिंबल मान सकते हो, साई, या इससे अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये मान के चलना है। अब अगर मान लीजिए कि जो हमारा प्योर वाटर है उसका जल विभव क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम उसमें कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका जल विभव धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अब जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो वाटर पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन के और उसके प्रेशर के, दोनों के बराबर होता है। तो वाटर पोटेंशियल है वो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है, और साई एस जो है वो क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और जो हमारा साई पी है वो है प्रेशर पोटेंशियल। तो इस तरीके से जो है किसी भी उसका वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वो होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये है।
फिर उसके बाद में जो है अगर अपन एक और इसमें आपके आता है या आपके बुक में भी दे रखा है मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है, उसकी जो सतह वो जल का अवशोषण करती है, तो वो जो एब्जॉर्व कर रही है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स से जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो ये जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो एक इक्वेशन मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो वाटर पोटेंशियल है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें कई चीज़ें और भी जोड़ी जाती हैं। एक तो आपका मैट्रिक या कैपिलरी पोटेंशियल है, एक आपका सॉलिड और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, एक आपका प्रेशर पोटेंशियल या उसको आप टर्गर प्रेशर कह सकते हो, और एक और, हालांकि ये बुक में आपके नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये सब मिलके जो है, या आप इसका जो टोटल है वो टोटल को आप क्या कहोगे, वाटर पोटेंशियल। तो टोटल और कंबाइंड यहाँ पर है। अब इसके बाद में देखो अपने पास में एक और चीज़ है, थोड़ी सी छोटी सी आपके इसमें दे रखी है। अब देखो एक लास्ट में और है इम्बाइबेशन या अंतः अवशोषण। इसमें ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ऑस्मोसिस की तरह ही है और इसमें कभी कभी डिफरेंस भी आता है। तो ऑस्मोसिस में तो जो वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है वो लिविंग सेल से, और ये किया जाता है डेड सेल से। जैसे इस बारिश के टाइम में लकड़ी है वो फूल जाती है, तो वो जो है वो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि एक तो प्लांट के अवशोषण में इसको है, प्लस जैसे जब सीड सूख जाते हैं तो उनमें है, या इस तरीके से। और ये जो अंतः अवशोषण है ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे एक तो टेम्परेचर पे करता है, फिर जो इसको एब्जॉर्व कर रहा है उसकी प्रकृति या उसके नेचर पे इफ़ेक्ट करता है, एरिया पे इफ़ेक्ट करता है, या फिर वाटर पोटेंशियल इस पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये आज मैंने इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ा दिया ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।